Assalamualaikum. Jazoli kavita. Such good TikTok there. Oh my God. सॉरी आज जो के स्टार्ट में ही ना ब्लंडर स्टार्ट हो गए मुझसे, लेकिन नहीं यार, हम अपनी ज़ुबान में कुछ गुफ्तगू कर रहे थे तो वो भी हमसे भूल गए। चले नहीं, दोबारा से कर लेते हैं। चीज़ होलिया जो शरीन तात पुप जो हुई जो वृत जो दियोर खाल के वास्ते कुछ ठीक ठाक था। और कुआर में भी चित्राली में भी कुछ हो जाए, तुर्की जासूस जाओ महसूस नौला, यही मुझे आता है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं आता। और हमारे शना में होता है जी जे खा लेन, ठीक खा लेना, टिक होना, चाय पियोना। और ये जो मीठी गुफ्तगू है ये हमारे शना में होती है। और बल्ती ज़बान बहुत ही डिफ़िकल्ट है जो कि मुझे बिल्कुल नहीं आती, लेकिन मैं नेक्स्ट टाइम जो है ना कोशिश करूँगी कि वो भी सीख के आऊँ आपके लिए। और ये जो है ना मेरी सारी लैंग्वेजेस है जीबी की। और गुड न्यूज़ ये है कि जीबी में जो है ना सबसे ज़्यादा रिकवरी रेट हमारे जीबी का है। चाइना के बाद जहाँ पे कोरोना वायरस सबसे ज़्यादा इफ़ेक्ट हुआ था जीबी था, और जीबी में जो पर पॉपुलेशन के हिसाब से जो रिकवरी रेट है वो सबसे ज़्यादा जो है ना अभी जीबी में हुए चाइना के बाद। सो दैट्स रियली गुड न्यूज़, क्योंकि हमारे लोग जो है ना उनका इम्यून सिस्टम बहुत अच्छा होता है, तगड़े होते हैं, ताज़े होते हैं, और जो है ना काम करने में वो माहिर होते हैं और पहाड़ों पे चढ़ रहे होते हैं। इसी से मुझे मेरी एक बहुत ही हैप्पी मेमोरी याद आती है कि जब मैं कॉलेज में हुआ करती थी और पेपर्स हमारे इस टाइम पे चल रहे होते थे, तो समर्स में ब्लॉसम का टाइम होता है, फूल खिले होते हैं और इतनी मतलब खूबसूरत वहाँ पे जो है ना फ़िज़ा होती है। तो उस टाइम पे जो है पेपर्स के टाइम पे हम जाते थे, एक ऊपर एक पहाड़ थी हमारे गांव के पास, तो उधर जाके हाइकिंग करके सुबह सुबह और वहाँ जाके किताबें पढ़ने का जो है ना मुझे अलग ही मज़ा आता था। एंड बहुत ही ज़्यादा मेरे लिए एक ऐसी मेमोरी है जो कि मैं दिल के बहुत करीब है। और आजकल जब मैं वहाँ पे नहीं हूँ और वहाँ पे जब फूल खिले हैं और वही ताज़ा हवाएं चल रही है, तो मुझे मेरे गांव की बहुत ज़्यादा याद आती है, स्पेशली उस जगह की जहाँ पे मैं सुबह सुबह जाके जो है ना पढ़ा करती थी। और बहुत ही एक लिबरेटिंग वाली फीलिंग होती थी कि जब कोई भी नहीं है, सिर्फ आप हो और कुदरत है, और जो है ना आप अपनी धुन में मस्त हो एंड आप नेचर से बात करते हो, आप नेचर को अंडरस्टैंड करते हो, आप नेचर को सुनते हो कि वो आपसे क्या कहना चाहती है। तो ये जो है ना बड़ी मेरे लिए क्लोज़ टू माई हार्ट वाली मेमोरी है। हमारे जो लोग होते हैं वह काफ़ी ज़्यादा सिंपल होते हैं। सिंपल लोग इन द सेंस की गुफ्तगू में भी, अच्छा जो रहन सहन में भी, रिलेशनशिप्स में भी, जो रिश्ते हमारे होते हैं, बहुत ही सिंपलिसिटी और हम में जो है ना वो वाली चीज़ झलकती ज़्यादा है। सिंप्लिसिटी से मुराद ये भी है कि आप जो है ना अपना ख्याल किस तरह से रखते हो एंड ऑल। और इसी से मुझे एक चीज़ और याद आती है कि जो हमारा रूटीन होता है आजकल का क्वारंटाइन में, कि हम ना बिल्कुल घरों में बंद है और इतना ज़्यादा अपना ख्याल नहीं रख रहे होते हैं कुछ लोग, लेकिन कुछ लोग जो है ना बहुत अच्छे से इस टाइम को यूटिलाइज़ कर रहे हैं और अपना ख्याल रख रहे हैं। मुझे भी जो है ना K2 शो पे आने से पहले मुझे कोई पता नहीं था कि सेल्फ़ केयर क्या होता है, कि अपना किस तरह से ख्याल रखना है। लेकिन यहाँ आने के बाद मैं भी थोड़ी सी कॉन्शियस हो गई हूँ कि क्या अपने मतलब हाउ टू लुक, आपने अपने स्किन का कैसे ख्याल रखना है, अपने कपड़ों का कैसे ख्याल रखना है, अपने ख़ुद को कैरी आउट कैसे करना है। इसी तरह से मुझे पता है कि बहुत सारी लेडीज़ अभी बैठी होंगी और वो कह रही होंगी कि यार मतलब क्या कोई टिप्स दें हमें। तो टिप्स तो इतने कुछ प्रोफेशनल टिप्स नहीं है मेरे पास, लेकिन पानी सबसे ज़्यादा पिया करें। अपनी हेल्थ का जो है ना, जो आप लेते हो, जो इनटेक आप लेते हो, वही आपकी स्किन और आपकी इनर ब्यूटी को जो है ना वो ग्लो करती है। तो अपने डाइट का ख्याल रखें, एक्सरसाइज करें और जो है ना बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत होंगे। और सबसे बड़ी मज़े की बात होती है कि आप चाहे जितना भी अगर मेकअप शेकअप लगाओ, जितनी भी आप खूबसूरत बनो, लेकिन अगर आप किरदार के सही नहीं है, अगर आपकी जो है इखलाक के सही नहीं है, तो आपकी सारी खूबसूरती बेकार हो जाती है। और जो बंदे इखलाक के बेहतर होते हैं, चाहे वो कुछ भी कर ले, जितने भी अगली और जितने भी वो फ़नी क्यों ना लगे, लेकिन वो जो है ना हमेशा खूबसूरत लगते हैं और हमेशा उन लोगों से बात करने का मन करता है जो कि इखलाक के अच्छे होते हैं। तो अपने इखलाक पे ज़्यादा फोकस कीजिएगा रेदर देन आपके जो आउटर लुक है, कि जो आपके कपड़े किस तरह के हैं, महंगे हैं या नहीं है, इस चीज़ पे कम फोकस कीजिएगा। उसके अलावा जी, खुशी क्या होती है, मुझे आज जानना है कि ये खुशी है क्या चीज़। तो इस पे मैंने बहुत सारी एक सीरीज़ की थी कि जब पिछले साल मैं गई थी गिलगित बल्तिस्तान और मैंने पूरा ट्रैवल किया था, बिकॉज़ हम यूँ ही यूजुअली ये समझते हैं कि घर की मुर्गी दाल बराबर, और अपने जो है एरियाज़ को हम एक्सप्लोर नहीं करते हैं। तो सबसे पहले जो मुझे भी ट्रैवलिंग का बहुत ज़्यादा क्रेज़ है, और जब मैंने स्टार्ट किया तो सबसे पहले मैंने अपने एरिया से स्टार्ट किया। स्कर्दू, चित्राल, बल्तिस्तान, चुपुरसन, कहाँ कहाँ मैं गई और कहाँ कहाँ नहीं। और मैंने हर किसी बंदे से जो है ना खुशी की डेफिनेशन पूछी कि खुशी आपको किस चीज़ से मिलती है।
तो हर किसी के लिए खुशी डिफरेंट मायने रखती है, लेकिन जो मोस्ट कॉमन मैंने देखा उन सब में कि खुशी वो चीज़ होती है जब आप दूसरों के लिए कुछ करते हो और आपको जो सेटिस्फेक्शन मिलती है वो वाली खुशी जो है ना, वो सबसे बेस्ट वाली खुशी होती है। अपने लिए तो सब करते हैं, अपने लिए करके आप खाना खाते हो, अच्छा खाना खाते हो, अच्छा पहनते हो, उससे खुशी होती है। लेकिन अब जब दूसरों को ये सब कराते हो, दूसरों को अच्छा पहनाते हो, दूसरों को अच्छा खिलाते हो, तो उससे जो खुशी मिलती है ना, वो आपकी उस वाली खुशी से ज़्यादा बेहतर होगी। तो फोकस की जो आपके इर्द गिर्द के लोग हैं उनको खुश रखना है तो उनका ख्याल रखिएगा, उनकी जो नीड्स हैं उनको पूरा कीजिएगा और उनका बहुत सारा केयर कीजिएगा। उसके अलावा जी, अच्छा, काम के हवाले से कि आप अपने काम के थ्रू दुनिया में कैसा इम्पैक्ट कैसे क्रिएट कर सकते हो। हर कोई चाहता है कि वो जब दुनिया में आया है तो जो है ना वो कुछ करके जाए, लाइक अपने झंडे गाड़ के जाए यहाँ पे, कि लोग उसे याद रखें कि यार ये भी कोई थे। तो इस वजह से मतलब बहुत सारे लोग जो है ना डिफरेंट तरीके अपनाते हैं काम को। तो हमेशा आपने जो भी काम करना है आपने देखना है कि आपके काम से इम्पैक्ट क्या पड़ता है, एक सोसाइटी पे, आपके इर्द गिर्द के लोगों पे और पूरे एक माशरे पे, पूरे एक दुनिया जो यूनिवर्स हमारे लिए अल्लाह ताला ने बनाई है इतनी प्यारी, उस पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है वो आपने ज़रूर देखना है। सो अपना जो काम है उसको अपने लिए मीनिंगफुल बनाएं, यानी कि उसमें कोई पर्पस ढूंढें अपने लिए कि मेरा ये जो काम है ये किसी उसके लिए हो रहा है, किसी की बेहतरी के लिए हो रहा है, किसी की भलाई के लिए हो रहा है, तो फिर वो आपको काम नहीं लगता, वो आपको फिर खेल लगता है और खेलने में बहुत मज़ा आता है। चलिए जी, मेरी सारी बातें ऑलमोस्ट जो ख़त्म हो गई, तो हमारे जो है ना अभी शेफ़ अहमद शेर साहब आएंगे यहाँ पे, जो कि बड़ी हमारे लेजेंडरी शेफ़ है और जीबी के खाने तो बहुत ही मज़े से बनाते हैं। तो अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं बहुत अच्छे बात कहूँगा, बहुत ज़्यादा खूबसूरत, बहुत ज़्यादा खुश। ज़बरदस्त, माशाल्लाह। अच्छा, अब आप बात करी थी जीबी की और वहाँ की खूबसूरतियों की। जी। मैं बात करूँगा यहाँ के मौसम की और यहाँ के फल फ्रूट की, यहाँ की सब्जियों की और ज़बरदस्त। ऑब्वियसली वहाँ के खानों की। ठीक, तो ओके। आज सबसे पहले जिस खाने की बात करूँगा वो तो ये है। जी बिल्कुल। क्या है ये? ये है चिल पैक, जो कि मेरी अम्मी ने मुझे स्पेशली मेरे कान से पकड़ के बोला है कि आज लेके जाना है। क्या? चिल पैक। चिल? चिल पैक। चिल पैक और अर्जुक भी कहते हैं सर। अर्जुक। अर्जुक मेरे ख्याल में शायद इसको चित्राली में कहते होंगे। हाँ शायद। शायद अर्जुक। बहुत मिलती जुलती जुबानें हैं ना, बहुत मिलती हम्म। जुलती जुबानें हैं। अच्छा, एक ये है कि शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह रमज़ान शुरू होने वाला है बिल्कुल। और जैसे ही रमज़ान की शुरुआत हो गई है तो कुछ लोग जो कि बहुत अच्छे हैं, अल्लाह उनको खुश रखे, अल्लाह उनको अकल दे। स्पेशली वो लोग जो कि फ्रूट सब्ज़ी से मुतल्लिक़ है, चूँकि बाकी चीज़ों पे तो गवर्नमेंट का बहुत ज़्यादा होल्ड है और काफ़ी चीज़ें सस्ती भी हो गई हैं। लेकिन लास्ट एपिसोड शायद आप लोगों ने देखा हो, ना देखा हो तो मैं बता देता हूँ, शायद हम फिर उसको प्रीव्यू भी करवा दें कि जब हमने रेट्स बताए थे। अब जैसे ही पता चल गया जी कि शायद 1-2 दिन तक रमज़ान हो सकता है जुमे को पहला रोज़ा हो सकता है जुमेरात को भी हो, पॉसिबिलिटी है वैसे, और हो सकता है कि हफ्ते को, लेकिन रेट जो है वो बढ़ गए सब्जियों के स्पेशली। और सब्जियों में जो सबसे ज़्यादा सब्ज़ी यूज़ होती है रमज़ान में वो कौन सी होती है आपके ख्याल में? टमाटर, दही, नहीं सॉरी, सब्जी की सब्जी के नाम बताने, आई एम सॉरी। कौन सी सब्जी ज़्यादा यूज़ होती है? अच्छा, वो किसी ने पूछा ना, हमारे एक बहुत अच्छे आर्टिस्ट हैं शहनशाह अफरीदी, उनसे किसी ने पूछा कि आपको फ्रूट में क्या पसंद है, तो उन्होंने पता क्या जवाब दिया? क्या चीज़? उन्होंने कहा कबाब। मैं भी उन्हीं टाइप की। तो आपने भी कहा कि दही। दही ठीक है। अब ये है कि आलू और प्याज, पकोड़े हर घर में बनते हैं और इस वक्त मेरे पास 2 किस्म के आलू हैं। सबसे पहले रेट बता देते हैं, फिर उसके बाद थोड़ी सी बात इस पे करेंगे कि ऐसा नहीं होना चाहिए। आलू, ये वाले आलू जो है लास्ट टाइम हमने बताया था लास्ट एपिसोड में कि 180 से लेकर 200 रुपये दड़ी है, यानी 5 किलो। आज 320 से 350 रुपये ये रेड वाले। ये वाले जो वाइट आलू, इनको कोई पूछता ही नहीं था, ये वाले जी 250 तक आ गए। मतलब ये भी महंगे हो गए। तो आलू काफ़ी महंगे हो गए और 350 मेरे ख्याल में काफ़ी ज़्यादा है। अब अचानक से अगर 120-140 रुपये 5 किलो में फ़र्क आ जाता है तो इसका मतलब ये कि वाकई ज़्यादा है। अच्छा, टमाटर स्टिल वैसे ही के वैसे सस्ते हैं, बेचारे गरीब से हैं, 150 रुपये, 120-130 रुपये के 5 किलो ये टमाटर। अच्छा, ये देखें, इधर रख देते हैं, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा कीरा भी सस्ता है, वैसे कि वैसे ही गरीब है। लेमन जो है वो शरीफ हो गए, कुछ ज़्यादा ही शरीफ हो गए
और ये है कि ये वाले नींबू जिनको हम लास्ट एपिसोड में भी हमने कहा था, शायद मुझे याद नहीं है, लेकिन ये है कि कुछ दिनों से ये 50, 60 और 40 और 80 इससे ज़्यादा नहीं बढ़े। ये वाले लेमन भी जो है इस वक्त 250 रुपये किलो हो गए मंडी में। तो आप अंदाज़ा करें कि जब आप अपने करीब की दुकान से लेंगे तो वो फिर कितने महंगे मिलेंगे। सब्ज़ मिर्च जो है वो भी स्टिल तकरीबन 70 से 80 रुपये किलो है। धनिया अलबत्ता सस्ता है, ये वाला धनिया जो है आपको इतना सारा धनिया जो है वो 10 रुपये का मिलेगा। सलाद का पत्ता भी सस्ता है, बंद गोभी जो है वो भी सस्ती है, तकरीबन 150 रुपये दड़ी है, यानी 30 रुपये पर केजी आपको मिली है। प्याज जो है वो राउंड अबाउट 60 रुपीज़ पर केजी है, 60-50 इसके दरमियान आपको मिल जाते हैं, ठीक है। पुदीना जो है वो भी 30 रुपये दर्जन से बढ़ के 50 रुपये तक चला गया। और इसी तरह अदरक जो है वो भी शरीफ है, काफ़ी महंगी है, ये भी 350 और 400 के दरमियान आपको मिलेगी। लहसुन जो है वो भी स्टिल वैसे के वैसे हैं। जहाँ तक फ्रूट की बात आती है, अब ये वाला फ्रूट मौसमी फ्रूट है और लास्ट टाइम हमने कहा था कि 60 रुपये और 70 रुपये आपको किलो मिल रहा है। अब ये वाला आपको आज जो है वो 100 रुपये पर केजी मिल रहा है। केला जो है, ये केला जो हमने लास्ट एपिसोड में हम बताते रहे कि 50-60 रुपये 40 रुपये में छोटा वाला आपको मिलेगा, ये वाला आज मंडी में 100 रुपीज़ पर दर्जन है, ठीक है। और इसके अलावा अगर बात करें सेब की, तो ये वाले सेब तो आम बंदे के खाने के लायक ही नहीं रहे कि महंगे हो गए। ये आपको 250 से 300 रुपये किलो मिलेंगे। जो ग्रीन वाले हैं, शायद मैं भी आपको दिखा दूं, मेरे पास है, ज़्यादातर वो यूज़ वैसे वही होते हैं, तो वो आपको मिलेंगे 600 रुपये दड़ी हो गई तो कितने, 110 रुपये, 120 रुपये, 120 रुपये पर केजी आपको वो मिलेंगे। ये वाला जो खरबूजा है ये आपको मिलेगा तकरीबन 90 रुपीज़ पर केजी, जो कि लास्ट टाइम मिल रहा था 60 रुपये। अच्छा, ठीक है। मैंने आपसे कुछ टिप्स भी पूछनी है, ठीक है। ब्यूटी टिप्स जो बहुत सारी हमारी ख़वातीन बैठी होंगी, हाँ, उनके बारे में हम ज़रूर देंगे कि क्या क्या खाने से आपकी स्किन और आपकी नेल्स की सही से मतलब नरिशिंग होती है, तो इन सारी बातों पे भी आप रोशनी डालिएगा। लेकिन इन्हीं रेट्स के साथ साथ शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि चले मुझे अल्लाह ताला ने एक प्लेटफॉर्म दिया जिसके ज़रिए मैं अपनी बात पहुंचा सकता हूँ। जब अच्छी बात होती है, सारे चैनल्स कह रहे होते हैं कि चीज़ें महंगी हो गई, महंगाई आ गई, तब हम बताते रहें कि नहीं, स्टिल चीज़ें सस्ती हैं और कोई मसला नहीं है। आज इसलिए कहूँगा कि देखें, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि मेरे ख्याल से अब पेट्रोल भी महंगा नहीं हुआ, गाड़ियों का ख़र्चा भी वैसे के वैसा है, मंडी भी वही है, प्रोडक्ट भी वैसे ही प्रोड्यूस हो रही है, ज़्यादा हो रही है, होटल भी सारे बंद हैं, रेस्टोरेंट्स भी बंद हैं, चीज़ें मतलब वैसे इस्तेमाल में नहीं है जैसे कि अमूमन होती हैं। जब चीज़ें चल रही होती हैं, सारे रेस्टोरेंट चल रहे होते हैं, होटल चल रहे होते हैं, ज़िंदगी मतलब चल रही होती है, तो सब अभी भी चल रही है, लेकिन यह कि वो नहीं चीज़। तो फिर मुझे ये समझ नहीं आ रही कि फिर ये फ्रूट और ये सब्जियां महंगी कैसे हो गई। तो गवर्नमेंट जहाँ पे बहुत सारी चीज़ों पे ध्यान रख रही है, क्योंकि मंडी में मैं जाता हूँ डेली, तो ऐसा होता है कि CDA वाले आते हैं और उनको रश को कम करने की कोशिश करते हैं, और साथ में क्या करते हैं कि जो रास्ते हैं वो खोलने की कोशिश करते हैं। मैं कहता हूँ अगर वो थोड़ा सा रेट या बोली के टाइम जो है वहाँ पे मेरी सजेशन है, हो सकता है वो ऐसे ही करते हो, लेकिन मुझे चूंकि बोली के टाइम वहाँ कोई नज़र नहीं आया, तो अगर वो थोड़ा सा इस पे भी होल्ड रखें और वही चीज़ जो रेट के हिसाब से है वैसे ही हो, तो शायद फिर महंगाई ना हो फ्रूट्स में और सब्ज़ी में। और कुछ लोग जो खुद से अगर वो समझते हैं, और कुछ बातें मैं अपने ग्रुप से सीख जाता हूँ, वो ये कि जो ज़ख़ीरा अंदोज़ लोग हैं या ऐसे लोग हैं जिनको मौका चाहिए होता है कि अगर अब भी हमने नहीं कमाया तो फिर कब कमाएंगे, ठीक है। क्योंकि पिछले 1 महीने से चीज़ें कुछ ऐसी हो रही थी, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि अगर पिछले महीने चीज़ें सस्ती थी तो पीछे से आप लेते भी सस्ती थे। ऐसा तो नहीं था कि आप महंगी चीज़ें लेते थे और सस्ती बेचते थे। तो अभी भी अब रमज़ान शुरू हो गया है, तो अल्लाह ताला ने ऊपर से उतर के आपको थप्पड़ नहीं मारने कि वो आएंगे तो आपको थप्पड़ मारेंगे, आपने खुद सीखना है। अब एहतियात कर लें थोड़ी सी, जहाँ पे इतनी मसले मसाइल हैं, लोग डर रहे हैं, बाहर के ममालिक में तो ज़्यादा डर रहे हैं, यहाँ पे नहीं है, ठीक है। वैसे के चूँकि हम लोग शायद कुछ ज़्यादा सख्त हैं, यह चीज़ों को ज़्यादा अल्लाह ताला पे ज़्यादा बिलीव है हमें। हाँ, बिलीव है, लेकिन हमें एहतियात वैसे करनी चाहिए। तो मेरे ख्याल से जहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हम इग्नोर कर देते हैं, वहाँ पे एक चीज़ ये भी करनी चाहिए कि ये रेट्स थोड़े से वैसे ही रहें तो बेहतर है। रमज़ान है ना, रमज़ान में आपको कमा लेंगे, आप ईद पे कमा लीजिएगा, ईद के बाद कमा लीजिएगा, अब लेकिन रेट वैसे हो फिलहाल। जहाँ तक आपकी बात आ गई ब्यूटी की, तो शुरू में आपने कहा सब्जियाँ और फ्रूट जितने भी आप खाते हैं
डेफिनेटली वो अल्लाह ताला ने आपके लिए ऐसे बनाई है। वैसे डॉक्टर साहब, लेकिन पता नहीं डॉक्टर साहब मैं देखूंगा कि वो किस मौजूद में बात बाजू का ऐसा होता है ना कि हमारे यहाँ डॉक्टर मतलब अपनी बात करूंगा किसी और की नहीं, कि डॉक्टर होता है नफ्सियाती डॉक्टर होता है, हम कुछ और उनसे पूछ रहे होते हैं, स्किन के बारे में पूछ रहे होते हैं, तो अगला बंदा भी कहता है यार मैंने क्या कहा। तो फ्रूट और सब्जियां तो ऑब्वियसली आपके स्किन के लिए, आपके लिए बेहतरीन है, और किसी भी उसमें तो वो तो वैसे भी अगर आप ज़्यादा खाते हैं इम्यूनिटी सिस्टम आपका बेहतर होता है। बहुत सारे फ्रूट ऐसे हैं जिनके बारे में हम टिप देंगे, लेकिन मेरे पास एलोवेरा जेल जो है वो पड़ी हुई है, जो आपके स्किन के लिए हर टाइम जो है वो अभी हम मंगवा लेते हैं, और वो इत्तेफाकन कल परसों कोई लेके आया है। अच्छा, हाँ जी, काफ़ी सारी लेके आया है, तो वो पड़ी हुई है। अब मैं बता देता हूँ कि फ्रीज़र के ऊपर पड़ी हुई है। ख़वातीन को, हाँ ख़वातीन को स्पेशली ना मतलब घर में एलोवेरा और ये जो प्लांट्स हैं इनको मतलब उगाना चाहिए। मैंने खुद भी रखा हुआ है 1-2 प्लांट्स एलोवेरा के, जब भी कुछ क्लेंजिंग वगैरह करना होता है तो निकाल के हम फ़ौरन से यूज़ कर लेते हैं, और ये बहुत हेल्दी होता है घर में प्लांटेशन करना, बहुत ज़्यादा, दैट्स रियली गुड ना, बहुत हेल्दी। अब लास्ट टाइम मैं अपना एपिसोड करने गया हूँ पिकनिक, जो शेफ अहमद शेर का है, वो जी मैंने गाना देखा, है बहुत प्यारे। हाँ, लेकिन ये बताना बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये सैलेड के पत्ते वहीं से आए। उनके घर में माशाल्लाह आइसबर्ग लगा हुआ है, आइसबर्ग जो कि बहुत मशर साहब की बात कर रहा हूँ उनके घर की, ठीक है। आइसबर्ग बहुत ज़्यादा लगे हुए हैं। अच्छा, उसके अलावा ये वाला सैलेड जो सैलेड का पत्ता है ये बहुत लगा हुआ। नेक्स्ट एपिसोड में फिर आप देखेंगे उसमें ब्राउन वाला जो सैलेड का पत्ता है वो लगा हुआ है, जो कि आपको बहुत कम जगहों पे मिलता है। मतलब वो एक्सपेंसिव सब्जियां जो कि मार्केट में बहुत कम होती हैं वो वहाँ पे मिल जाती है, और कम सी जगह में। उन्होंने पता है इस तरह की जब प्लांटेशन करते हैं ना, सारी चीज़ें आप उगाते हैं, आपकी जहनी जो नशो नुमा है उसका पता चलता है कि आप कितने सेहतमंद है और कितनी सेहतमंद जिंदगी गुजार रहे हैं। गाना है, गाने की तरफ आप चलिएगा क्योंकि सेहतमंद जिंदगी की बात हो रही है तो गाना होना तो गाना तो बनता ही बनता है, तो प्लीज़ एक गाना लगा लीजिएगा और सुन लीजिएगा। हम यहीं पे वापस मिलते हैं ब्रेक के बाद, और उससे पहले मैं आपको बताती चलूँ कि आप हमें लाइव कॉल्स भी कर सकते हैं ब्रेक के बाद। 05141022249 हमारे लाइव कॉल का नंबर है। मैं दोबारा बताती चलूँ, 05141022249, और जो हमारे व्हाट्सएप का नंबर है, जो कि मुझे फ़ोन यहाँ पे आज नज़र नहीं आ रहा, उसका नंबर है जी 0335488434। तो इन तरीक़ों से आप अपने मैसेजेस हम तक पहुंचा सकते हैं, जिसको हम प्रोग्राम में शामिल करेंगे। और डॉक्टर साहब आज हमारे साथ बैठे होंगे तो मज़े की मुफीद आपको टिप्स देंगे। तो सुनिएगा एक छोटा सा गाना और एंजॉय कीजिए। वेलकम बैक जी आफ्टर द ब्रेक। और बहुत ही खूबसूरत गाना आपने सुना, जिसका मतलब जो ख्वार लैंग्वेज का है, और जिसका मतलब है कि खुशियाँ बांटो। जो है ना, ज़िंदगी 2 दिन की है, इस 2 दिन की ज़िंदगी को आपने अच्छे से गुजारना है। और आजकल हमारे K2 में जो है ना एक बहुत ही अच्छी ट्रेंड जारी है कि हर कोई बंदा जो है ना एक दिन इंस्टाग्राम पर जो है ना वो अपनी सारी स्टोरीज़ पोस्ट करता है, और जो है ना अपनी डेली लाइफ की जितनी भी एक्टिविटीज़ है वो वहाँ पर दिखाता है। तो आज मेरा दिन है इंस्टाग्राम K2 ऑफिशियल पे, आप पेज पे जाके फॉलो भी कर सकते हैं और वहाँ की मेरे पूरे दिन की एक्टिविटीज़ देख सकते हैं, और बिहाइंड द सीन्स भी देख सकते हैं कि बिहाइंड द सीन्स यहाँ पे क्या क्या चीज़ें हो रही होती है। इसके अलावा बहुत सारे क्वेश्चंस भी पूछ सकते हैं। क्वेश्चंस जब आप पूछेंगे तो शाम को 6 बजे मैं लाइव आऊँगी, और तब आपने जो है ना मुझे सारी जो क्वेश्चंस हैं वो पूछने, और मैं जो है ना आपकी सारी जवाब दूँगी वहाँ पे। और मुझे भी आप फॉलो कर सकते हैं, MJ फहमी के नाम से मेरा इंस्टाग्राम पेज है, तो वहाँ पे आप जाके बहुत सारे क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। तो हमारी डिश की बात नहीं की, लेट्स मूव टुवर्ड द डिश। हाँ जी, ऐसा ही है कि हमने अभी प्रोग्राम मतलब ब्रेक के दौरान सब कह रहे थे कि जो शोरबे वाला सालन होता है उसको क्या कहते हैं, तो मुख्तलिफ नाम आए। अब शायद गलत प्रोनाउंस करूं, लेकिन कोई बात नहीं, थोड़ी देर बाद जब सर से बात करेंगे फिर उनसे इसकी करेक्शन करवा लेंगे। जी जूली, और इस तरह का अपनी एक ऐसा कोई यूनिक सा डिश उन्होंने पकड़ा और जिसका हमें नाम ट्रांसलेट करने में मुश्किल हो रही है। जूली वो शोरबे को कहते हैं या लिक्विड को कहते हैं, लेकिन ये कि उसी से ये पेंडा हम लोगों की साइड पे बनता है, खैबर पख्तूनख्वा में। जितने भी करक साइड पे हैं वहाँ पे DI खान साइड पे, बनू साइड पे, और वो देसी चिकन का बनता है, शोरबा होता है। उसमें रोटियां तोड़ते हैं, फिर उसके बाद उस पर वो शोरबा और आलू और देसी घी डाल के, तो बहुत मज़े का होता है। अच्छा, ये भी ऐसा ही है कि जब इसका नाम आप हमें कॉल करके बता सकते हैं कि अगर किसी को पता है कि यार ये डिश कौन सी बन रही है, आप गैस कर सकते हैं, तो प्लीज़ हमें बताइएगा। लाइव कॉल का नंबर है 05141022249, और व्हाट्सएप का नंबर है जी 0335488434। व्हाट्सएप पे प्लीज़ कॉल ना कीजिएगा, हम नहीं उठा सकते, लाइव कॉल कीजिएगा, हम उठा लेंगे, ठीक है। तो अच्छा जी, डिश स्टार्ट होगी। अब दूसरा ये है कि हरियाली चिकन बनेगा। हरियाली चिकन को ऐसा था कि लास्ट टाइम जब हम गए थे विजिट पे
पे गिलगित बल्तिस्तान। तो वहाँ पे हमने ये डिश खाई थी और इसके लिए बहुत मज़े की और रवायती किस्म की डिश है, जिसमें कि सबसे पहले इसका ये जो लिक्विड है ये देख लें, ठीक है। इससे किस चीज़ से बना है? पुदीना है, धनिया है, सब्ज़ प्याज है, एप्रिकॉट के बीज हैं, अच्छा, ठीक है ये, और साथ में दूध में दही में दोनों में जिसमें मर्जी आप बनाएं। तकरीबन 1 पाव के करीब ये दूध है, 2 अदद प्याज, 1 अदद सब्ज़ मिर्च और 1 छोटी गड्डी पुदीने की और थोड़ा सा धनिया। इसको अच्छी तरीके से ग्राइंड किया। ग्राइंड करने के बाद चिकन है मेरे पास तकरीबन 1 किलो से थोड़ा सा ज़्यादा है, और अदरक लहसुन का पेस्ट, ज़ीरा और नमक, सिंपल सी चीज़ें हैं। और दही आधा किलो मज़ीद चाहिए होगा। ऑयल हमें 1 कप छोटा चाहिए। अच्छा, जो दूसरा है जो शोरबे वाला है, उसके लिए क्या किया कि पहले से ऑलरेडी ये मैंने सूप निकाला है लेंटल का, यानी लेंटल का नहीं था वो, दाल चने का है, दाल चने का सूप। हाँ जी, उसका सूप है, ठीक है। तो वो, और उसको क्या किया कि अभी इसको गर्म करना है, लेकिन इसका पहले तड़का लगेगा। तड़के के बाद जो है ये देखें, ये वाला ये फ्रीज हुआ था तो अभी थोड़ा सा गाढ़ा सा है। तो ये लेंटल सूप भी इसी से बनता है। ये आपने देखा होगा कि अरबिक फूड जितने भी हैं उसमें लेंटल सूप बहुत ज़्यादा मशहूर है। तो इससे सबसे पहले करेंगे क्या, लहसुन का पेस्ट शामिल करेंगे ऑयल में, और थोड़ा सा जैसे ही इसकी खुशबू आए, फिर उसके बाद हम इसमें अदरक लहसुन दोनों है, ठीक है। इसमें चिकन शामिल करके फ्राई करेंगे और साथ में इसको शामिल करके दम पे छोड़ देंगे पकने के लिए। जो सेकंड वाली हमारी रेसिपी है उसको भी तड़का लगेगा, लेकिन प्याज का लगेगा और टमाटर का। फिर उसके बाद ये सूप डलेगा उसमें, और फिर रोटी जो हमारे पास होती है वो तोड़ के उसमें शामिल करेंगे। ज़बरदस्त हो गया जी, ग्रेट हो गया जी। तो हमारे पास एक बहुत ही मौजूद मेहमान भी आज बैठे हुए हैं। डॉक्टर साहब आज आए हुए हैं हमारे साथ, डॉक्टर सरवर मलिक, जो कि गोल्ड मेडलिस्ट भी हैं, मेडिकल स्पेशलिस्ट है और डायबिटोलॉजिस्ट है, और कंसल्टेंट एक और बड़ा मुश्किल सा नाम है जो मुझे प्रोनाउंस नहीं होगा, तो बेहतर है हम डॉक्टर साहब से पूछ लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बहुत शुक्रिया माजिदा आपका, और आपके चैनल का बहुत शुक्रिया कि आपने शो में हमें मदऊ किया और इस मुख्तसर से वक्त में आवाम से कोई बात करने की या रहनुमाई करने का मौका फराहम किया। ज़बरदस्त हो गया। तो आज आप क्या बताना चाहेंगे हमारी आवाम को? आजकल क्योंकि हम सब देख रहे हैं पूरी दुनिया एक वबा का शिकार है जिसको कोरोना वायरस कहते हैं। अब ये कोरोना वायरस देखा जाए तो एक मामूली सा वायरस है जो आम इंसान की आंख से तो नहीं, आम माइक्रोस्कोप से भी नज़र नहीं आता है। इसको देखने के लिए कुछ स्पेशल माइक्रोस्कोप चाहिए होता है जिसको इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप कहते हैं, तब जाके ये कहीं नज़र आता है। लेकिन इतना मामूली होने के बावजूद इसने दुनिया की सारी जो तरक्की है उसको देरे के देरे कर दिया है जी। इस वक्त दुनिया के जितने डेवलप्ड कंट्रीज़ है, अमेरिका, फ्रांस, इटली, ये सब बिल्कुल बेबस नज़र आ रहे हैं जी। तो बेसिकली देखा जाए तो ये एक वबा है। हो सकता है ये इंसानियत पे एक आजमाइश है जी। और इस आजमाइश से निकलने के लिए हम सबको मिल के काम करना पड़ेगा, क्योंकि ये किसी एक इंसान की या किसी एक बंदे की या किसी एक मुल्क के बस की बात नहीं है, क्योंकि ये इतनी वबा है। इतने कलील अरसे में, ये दिसंबर के आखिर में चाइना से शुरू हुआ और इस वक्त दुनिया में तकरीबन ये 25 लाख से ज़्यादा लोगों को मुतासिर कर चुका है और इस वक्त इससे जो अमवात हुए हैं तकरीबन 1,80,000 के करीब इसके अमवात हुए हैं जी। और रिकवरीज कितनी हुई? रिकवरीज भी, और रिकवरीज इनकी तकरीबन कोई 6 लाख से ज़्यादा के करीब है, 7 लाख के करीब इनकी रिकवरीज हुई है जी। तो अल्लाह का शुक्र है पाकिस्तान में बाकी दुनिया की निस्बत ये वायरस इतनी ज़्यादा स्पीड से नहीं फैल रहा है। जी। अब इस स्पीड से नहीं फैलने के मल्टीपल वजूहात होते हैं, उनमें से एक वजह ये भी हो सकता दुनिया में जितनी रैपिड इसके टेस्ट किए जाते हैं, जितनी ज़्यादा मकदार में, शायद हमारे मुल्क में इतने ज़्यादा वाफिर मकदार में टेस्ट नहीं कर सकते हैं जी। अब ये जो वायरस होता है 33% या 30% लोग ऐसे होते हैं जिनमें इसकी अलामत आती नहीं, बिल्कुल अलामत नहीं आती, इंसान के अंदर होता है और वो दूसरे इंसान को मुंतकिल होता है, उससे अलामत ही नहीं आती। बाकी तकरीबन कोई 80-60% के लोग ऐसे होते हैं जिनमें मामूली सी अलामत आती है, जिसमें में दर्द हुआ, हल्का बुखार हुआ, गले में ख़राश हुआ। 15 से 10% लोग ऐसे होते हैं जिसमें इसकी अलामत ज़्यादा होती है जी। और उनमें से भी 5% लोग ऐसे होते हैं जिनमें बहुत ज़्यादा होती है। अभी आपके प्रोग्राम के तवसुत से मैं ये बताता चला जाऊँ, मैं खुद इस वायरस का शिकार हो गया था जी। अच्छा। ठीक है ना।
मैं ज़रा दूर चली जाती हूँ फिर। मेरा खुद ताल्लुक़ गिलगित बल्तिस्तान के एक डिस्ट्रिक्ट स्टोर से। अब मैंने इसका टेस्ट क्यों करवाया, क्योंकि उन दिनों में ओपीडी करते थे हम, तो घर में बच्चे होते हैं, तो हमें अंदाज़ा था कि ये तो किसी में भी जा सकता है। ज़रूरी नहीं है कि आपके पास सिम्टोमेटिक ही पेशेंट आए जिसको अलामात है और उससे आपको लगें, एसिम्टोमेटिक लोगों से भी लग सकते हैं। तो 28 तारीख को क्योंकि घर में बच्चे थे, मैंने कहा ऐसी कोई चीज़ है तो मैं चलो अपने आप को आइसोलेट कर लूँ, तो मैंने बच्चों की वजह से अपना टेस्ट करवाया। हालांकि मुझ में कोई ख़ास किस्म की अलामात नहीं थी, मुझे क्या पिछले 4-5 दिन से थोड़ा सा जिस्म में दर्द और हल्का सा फ्लू होता था, जो तो आजकल तकरीबन सबको है जी। तो मैंने जब अपना टेस्ट करवाया तो मेरा पॉजिटिव आ गया। ओहो। और मैं उसके बाद अपने घर में ही अपने आप को आइसोलेशन में रखा। मेरा ये टेस्ट करवाया था 28 को, 29 को रिपोर्ट मिली थी, फिर मैंने रिपीट टेस्ट 8 तारीख को करवाया तो अल्हम्दुलिल्लाह नेगेटिव आ गया। नेगेटिव, और आपने रिकवर किया। वाह, फिर उसके बाद मैंने 13 तारीख को दोबारा रिपीट करवाया तो वो भी अल्हम्दुलिल्लाह नेगेटिव आ गया। और इस दौरान भी मुझ में अल्लाह का शुक्र है कोई ख़ास अलामात नहीं रही। हालांकि मैं इस प्रोग्राम के तवसुत से मैं अपने तमाम चाहने वाले अपने अजीज़ व अकारिब और दोस्तों का भी शुक्रिया अदा करूं कि इस दौरान लोग इतने परेशान थे वो सुन के कि डॉक्टर साहब को वायरस हुआ है करके। बाज़ लोग तो ऐसे थे वो अब हिम्मत करके मुझे खुद फ़ोन भी नहीं कर सकते थे, मतलब इतना खौफ फैला हुआ था। वो या तो मेरे भाइयों से, मेरी बेगम से या रिश्तेदारों से खैरियत मालूम कर लेते थे। तो मैं अक्सर जब भी मैं अपना फ़ोन ऑन रखता था कोशिश करके, क्योंकि जब वो मेरी आवाज़ सुनते थे तो वो फिर मुतमईन हो जाते थे। तो कहने का ये मतलब है कि इस वायरस से बचने के लिए हमें हुकूमत के हिसाब से जो भी इंस्ट्रक्शन दिए उनको पूरा फॉलो करना चाहिए, लेकिन ये नहीं है हमें बिल्कुल पैनिक नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। बाज़ औक़ात ये जो पैनिक कंडीशन होती है वो वायरस से ज़्यादा ख़तरनाक होती है। अब मेरे कुछ जानने वाले दोस्त ऐसे हैं जिनको ये वायरस हुआ है, अब वो वायरस की उनमें इतनी अलामात नहीं है, लेकिन वो वायरस की वजह से वो मेंटली इतने डिस्टर्ब है, उन्होंने उनकी ज़िंदगी अजरन कर दी है। इस वक्त उनमें वायरस की अलामात इतनी नहीं, लेकिन साइकोलॉजिकली वो इतने डिस्टर्ब है कि जिसकी वजह से उनके फैमिली सब लोग डिस्टर्ब हैं। हत्तुल इम्कान जितनी हम कोशिश कर सकते हैं, हमें कोशिश ज़रूर करना चाहिए, लेकिन इसके साथ साथ हमें बहुत ज़्यादा पैनिक भी नहीं होना चाहिए। लेकिन पैनिक नहीं होने का ये मतलब नहीं है कि हम इसको बहुत ही आसान या इजी ले लें, लेकिन मुमकिन कोशिश पूरी करनी है। अब देखें ना, इतने थोड़े सी अरसे में दिसंबर से अभी तक दुनिया में इस वक्त तक तकरीबन 1,80,000 के करीब अमवात हो चुके हैं जी। अब शुरू में ये वायरस आया तो इसके बारे में दूसरी सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या है, इस वायरस के बारे में अभी तक किसी के पास मुस्तनद इल्म नहीं, क्योंकि ये नया वायरस है जी। तो जितनी बातें हो रही है मीडिया में, सोशल में, इधर उधर, वो सारी थ्योरीज़ है, मुस्तनद इल्म किसी के पास नहीं। और बदकिस्मती से इस वक्त न इसके लिए कोई वैक्सीन है, न इसके लिए कोई ऐसी दवा है कि जो इस वायरस को किल करे। अब ये वैक्सीन का जो प्रोसेस होता है काफ़ी लंबा होता है, ये आते आते भी तकरीबन कितने महीने, 8-10 महीने, 12 महीने, 18 महीने, वो भी मुमकिन है उस वक्त तक भी कोई कामयाबी होती नहीं होती, ये अल्लाह बेहतर जानता है। जैसे हमारे पास HIV है इतने अरसे से, लेकिन अभी तक उसका कोई वैक्सीन नहीं है। हेपेटाइटिस भी है इतने अरसे से, लेकिन उसका कोई वैक्सीन नहीं है। तो कहने का ये मतलब है कि जितनी, और ख़ासकर हमें सोशल मीडिया में और इधर उधर के आम लोगों की बातों पे अमल नहीं करना चाहिए। अब कुछ लोग कुछ मेडिसिन्स है उनको बहुत ज़्यादा प्रमोट कर रहे हैं कि ये मेडिसिन देने, जैसे वो मलेरिया की दवाई के आप लोगों ने भी सुना होगा ये, हालांकि इसके बारे में अभी तक कोई मुस्तनद शवाहिद ऐसे नहीं है कि हम उसकी बुनियाद पे कहेंगे वाकई में ये फ़ायदेमंद है। अब इस ये वायरस कैसा था, ये कितना ख़तरनाक था, लोगों में कैसा जाता था, अभी इस वक्त तक तो मुख्तलिफ थ्योरीज है। और आप ड्यूटी पे थे जब आपको ये चीज़ लगी? मैं ड्यूटी पे था। तो देखें नाज़रीन की लाइक डॉक्टर्स कितने मतलब फ्रंट लाइन पे आपके लिए मतलब अपनी जान की वो लेके बैठे हुए और काम कर रहे हैं। अब हम आपको सल्यूट पेश करते हैं, सीरियसली खराज तहसीन पेश करते हैं कि आपने जो ड्यूटी पे आपको ये चीज़ लगी और माशाल्लाह से आपने रिकवर भी कर लिया अल्हम्दुलिल्लाह। और मैं आगे भी इरादा रखता हूँ इंशाल्लाह मैं जब मुकम्मल ठीक होऊंगा मैं दोबारा से अपनी ड्यूटी को ज्वाइन करूंगा, क्योंकि ये हमारा काम है, हम इससे भाग नहीं सकते हैं और ना किसी को भागना चाहे। हाल दो हमारे पास वो सहूलतें नहीं है जो होनी चाहे,
लेकिन उसके बावजूद भी जो अवेलेबल सहूलतें हैं उसके हिसाब से अल्लाह की मदद से हमने इसके साथ लड़ना है। और मतलब कैसा महसूस होता है जब आपको ये वायरस लगता है? जब शुरू में आपको पता चला कि आपका टेस्ट जो है पॉजिटिव आया तो आपको क्या फील हुआ? हाँ, ये आपने बहुत अच्छा सवाल किया माजिदा कि शुरू में जब मेरे पास टेस्ट आया, हालांकि मुझे ज़ाती तौर पर अपनी ज़ात के हिसाब से मैं 1% भी परेशान नहीं था। अच्छा। क्योंकि मुझ में कोई ख़ास अलामत नहीं थी, तो मुझे थोड़ा बहुत इसके बारे में नो था। लेकिन मेरी जहन में एक चीज़ जो थी, जो मेरे लिए परेशानी का बायस थी, वो मेरे बच्चों की थी। क्योंकि मेरे 3 छोटे छोटे बच्चे अल्हम्दुलिल्लाह बेगम में, अब उनके जब तक रिजल्ट्स नहीं आए उस वक्त तक मैं ज़हनी तौर पर थोड़ा परेशान था कि छोटे बच्चे अगर खुदा न खास्ता इनका आ जाए तो उनको कैसे आइसोलेट किया जाए, कैसे किया जाए, ये एक चीज़ थी। बाकी जब उनकी रिपोर्ट आ गई उसके बाद मैं अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट रिकवरी, मेरे टेस्ट नेगेटिव आने तक मैं बिल्कुल परफेक्टली नॉर्मल था। मेरे अंदर कोई ऐसी परेशानी वाली चीज़ नहीं थी अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, इसी के साथ ही एक कॉल आई है तो कॉल उठाते हैं हम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन बात कर रहे, कहाँ से? जी, अब्दुल कयूम आकाश अटक से। अच्छा, क्या हाल है? आप ठीक हैं? आपका प्रोग्राम माशाल्लाह बहुत अच्छा है जी। थैंक यू सो मच। क्या कहना चाहेंगे हमें? हाँ, मैं ये कहना चाहूँगा कि मुझे जो है ना, मैं एक हर्बलिस्ट सन्यासी हूँ। जी जी। ठीक है जी, मैं जड़ी बूटी पे काम करता हूँ और ये जो मैंने देखा कि मेरा मुल्क, मेरी कौम इस मुसीबत में मुब्तला है, इस कोरोना क्राइसिस में, तो मुझे जो है इस पर बड़ा फील हुआ, मुझे बड़ा दुख हुआ और मैंने इस पर फिर गौर व फिक्र किया और काम किया। यानी कोरोना पर काम करते हुए मैंने मुख्तसर आपसे अर्ज करूं कि 2 किस्म की दवाएं मैंने तैयार की हैं, अच्छा, जो कि ज़बरदस्त। इंशाअल्लाह मुझे यकीन है कि इस कोरोना वायरस को किल करने में इंतहाई मौसर साबित होगी। अच्छा, तो आपने एक दवाई तैयार की है जो कि कोरोना वायरस को हील करती है या क्या करती है? यानी कि 2 किस्म की दवा है। एक तो उसकी प्रोटेक्शन में है, ठीक है, कोरोना प्रोटेक्ट, और दूसरा है उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट। ओह, ज़बरदस्त। जी तो जी जी। अच्छा, ग्रेट हो गया जी। देखिए कि हमारे हाँ, कॉलर ने बहुत ही ज़बरदस्त बात की है कि इन्होंने इस पे काम किया और ख़ुद कुछ लेके आए सामने। अगर ये दवाई किसी को चाहिए हो तो आपको किस तरह से रब्ता किया जाए आपसे? चले गए, ओहो, चले जी, बड़ी इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन हमसे छूट गई। लेकिन आई वुड रिक्वेस्ट कि भाई आप जो भी थे प्लीज़ दोबारा कॉल कीजिए ताकि आप सबको इन्फॉर्मेशन दे सकें। और मैं ये भी जानना चाहूँगी कि आपकी वो जो दवाई आपने जो बनाई है वो किसी इदारे से तस्दीक शुदा है या नहीं, उसके हवाले से भी बताइएगा और सबको बताइए कि अगर वो वाकई काम करती है तो ये बहुत काम की बात होगी सबके साथ शेयर करने में। तो चलिए डॉक्टर साहब की तरफ वापस चलते हैं। तो देखें कितनी इनोवेटिव चीज़ें आ रही है कि हर कोई ना कुछ लेके आ रहा है, कोई ना कुछ काम करते हैं। सही बात है, सही बात है। इतनी ज़्यादा इनोवेटिव चीज़ें आ जाती हैं और बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जिनका हकीकत से कोई ताल्लुक़ नहीं होता है। अच्छा। अभी आप लोगों ने भी सुना, बीच में किसी साहब ने एक ख़बर फैलाई थी कि आप नाक के नथने में 2 से 3 कतरे जैतून के तेल डालें और सुबह तक वायरस ख़त्म हो जाता। अच्छा। अगर ये इतना आसान काम होता है तो दुनिया में इतने अरब डॉलर लगाने के बावजूद दुनिया बेबस नज़र नहीं आती। जी बिल्कुल। तो इस तरह की चीज़ों को डिस्करेज करना चाहिए कि जिनका मुस्तनद ना अभी तक कोई सबूत है और ना उसके पीछे कोई बैकग्राउंड है, लोग अपने से कहते हैं बस ये चीज़ है। अब बाज़ औक़ात ऐसा होता है, कुछ लोगों ने कोई जड़ी बूटी दी या कोई चीज़ किसी मरीज़ को दे दी तो वो ठीक हो गया, उसका ये मतलब नहीं है कि वो जड़ी बूटी से ठीक होता है। क्योंकि मैंने अर्ज़ किया ना, ज़्यादातर लोग खुद ब खुद ठीक हो जाते हैं। उनका इम्यून सिस्टम स्ट्रांग होता है, होता है, उनको इवन कोई दवाई की ज़रूरत नहीं होती है। तो वो कोई इंसिडेंटल चीज़ होती है, वो समझता है शायद मेरी दवाई से ठीक हो गया, हालांकि वो इंसान खुद ब खुद ठीक हो चुका होता है। और इम्यून सिस्टम के लिए आप जैसे कि डॉक्टर है तो आपने मतलब अपनी डाइट किस तरह से रखी थी कि जिसकी वजह से आपका इम्यून सिस्टम स्ट्रांग था, उस वजह से आपने रिकवर किया कोरोना वायरस से? मैं यूजुअली भी मेरी आदत है, मैं बाहर की चीज़ें बहुत कम इस्तेमाल करता हूँ। अच्छा। ना मुझे ये होटलिंग का शौक़ है, ना मैं जाता हूँ ज़्यादा। कभी दोस्तों के साथ गया या कोई कॉन्फ्रेंस मीटिंग में गया, वो एक अलग चीज़ होती। लेकिन इस नियत से कि भाई आज बाहर जाके खाना खाएं, ये चीज़ें नहीं करते। क्योंकि घर के जो बने हुए खाने होते हैं, घर की सब्जियां, घर के फ्रूट और जो ताज़ा फ्रूट्स होते हैं घर के बने हुए होते हैं, उसके साथ ही अंडे वगैरह, दूध वगैरह, ये सारे चीज़ें आपके इम्यून सिस्टम को बूस्ट कर लेते हैं। तो बेहतर ये है कि हम लोगों को सिर्फ इसके लिए नहीं, इम्यून सिस्टम को, ये जो बाहर की चीज़ें हैं, ये जितने मैकडोनल्ड हो गए, पिज़्ज़ा हट हो गए, जंक फूड हो गए,
ये अगर आप ले लें तो ये एक तरह से वेपन्स ऑफ डिजास्टर है। अच्छा, ज़बरदस्त। इसी के साथ ये कॉल उठाते हैं, फिर यहाँ से कंटिन्यू कर लेते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम साहब। वालेकुम सलाम। आप वही भाई, सॉरी, कौन भाई बात कर रहे हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह खैर है मेरी तरफ से। आप डॉक्टर जी, आपकी आवाज़ कम आ रही है, दोबारा से बोलेंगे प्लीज़? जी मेरी तरफ से आपको डॉक्टर साहब का अस्सलाम वालेकुम जी। अच्छा, ज़बरदस्त हो गया। मुझे समझ नहीं है बट आई एम ट्राइंग टू गेस कि क्या बोल रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे हमारे नाज़रीन को? जी मुझे आपका एक तो प्रोग्राम बहुत अच्छा लगता है और दूसरा डॉक्टर साहब जो बातें कर रहे हैं ना, माशाल्लाह बहुत खूबसूरत बातें इन्होंने की हैं जी। थैंक यू सो मच। अच्छा, आपको हमारी बातें अच्छी लग रही है? जी माशाल्लाह बहुत अच्छी हैं जी। सर मैं शौकत बात कर रहा हूँ जी मियाँ वाली से। अच्छा, शौकत बात करें मियाँ वाली से, ज़बरदस्त। तो आप भी हमारे गिलगित बल्तिस्तान का शो देखते हैं? जी बिल्कुल, बहुत शौक से देखता हूँ और अच्छा, गिलगित माशाल्लाह आपका बल्तिस्तान कभी गए हैं आप? है नहीं, इधर का कोई चक्कर नहीं लगा जी और इंशाल्लाह हालात ठीक हुए तो जरूर कोशिश करेंगे। बहुत खूबसूरत इलाका है जी। जी जी बिल्कुल, आपने ज़रूर आना है और हमारे मेहमान बन के आना है। और कुछ कहना चाहेंगे आप? जी डॉक्टर साहब से एक छोटा सा ना मशवरा करना है जी। जी जी बोलें। डॉक्टर साहब, एक तो सबसे पहले मैं आपको खराज तहसीन पेश करता हूँ कि इन हालात में जो आपने फ्रंट लाइन पे हमारी आवाम के लिए, हमारे मुल्क के लिए काम किया है, मैं आपको ना अपने दिल से, तहे दिल से सलूट करता हूँ। ज़बरदस्त, हम सबकी बस यही फीलिंग है आपके लिए। शुक्रिया। और मेरी अपने आपके लिए, आपके फैमिली के लिए और तमाम मुसलमानों के लिए ये दुआ है कि अल्लाह पाक सबको अपनी हिफ्ज़ ईमान में रखे और इस कोरोना वायरस से ना जल्द अज जल्द हमारी जान छूट जाए। जी बिल्कुल, हमारी भी यही दुआ है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका कॉल करने का। और अभी देखें कि सर्वाइवर्स की हमारे पास मतलब आ रहे हैं लोग कि फ्रंट लाइन पे जो काम कर रहे थे वो भी उस चीज़ से निकल के आ रहे हैं। तो यकीनन अल्लाह ताला कुछ ना कुछ मतलब भलाई करता है, इंसान के लिए कुछ ना कुछ राहती ज़रूर करता है। तो गिलगित बल्तिस्तान में अभी क्या सिचुएशन है इस वायरस की? गिलगित बल्तिस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि शुरू में केसेस काफ़ी ज़्यादा आ रहे थे पॉपुलेशन के हिसाब से, अगर आप बाकी मुल्क को कंपेयर करें तो हमारे पास शुरू में केसेस बहुत ज़्यादा थे। लेकिन गिलगित बल्तिस्तान के गवर्नमेंट के इक़दाम की वजह से केसेस अभी बहुत कम हो गए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। कुछ जगहों में अभी दोबारा से आना शुरू हो गए, लेकिन मजमूई तौर पर जिस स्पीड से शुरू में जा रहे थे उससे बहुत कम है जी। और रिकवरी रेट भी मैंने सुना कि बहुत अच्छी इस वक्त मतलब गिलगित बल्तिस्तान में जो इस वक्त डॉक्यूमेंटेड केसेस है वो है 281 281 है, और उन 281 में 195 ठीक होके घर चले गए अल्हम्दुलिल्लाह, और 3 अमवात हो गई। और मेरे वहाँ पे जितने दोस्त हैं मेडिकल स्पेशलिस्ट है, जो हमारे डॉक्टर्स होते हैं, उनसे बात होती रहती है, वो ये कहते हैं बाकी जितने केसेस हैं उनमें से भी अल्हम्दुलिल्लाह कोई ऐसा पेशेंट सीरियस नहीं है। अच्छा, मतलब उसमें माइल्ड मॉडरेट सिम्टम्स हैं, तो उम्मीद है वो भी तकरीबन सब ठीक हो जाएंगे। तो मजमूई तौर पर गिलगित बल्तिस्तान के हालात बाकी मुल्क की निस्बत बेहतर है जी। और उम्मीद ये है क्योंकि गिलगित बल्तिस्तान एक थोड़ा सा बाकी मुल्क से दूर है, कट के है, तो वहाँ पे ये क्वारंटीन के सिस्टम को अगर हम मज़ीद इफ़ेक्टिव बना लें तो वहाँ से हम इस वबा को जल्द ख़त्म कर सकते हैं। इसी के साथ ये एक और कॉल आई है जी। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मेरा परचम पाकिस्तान, मेरे केटू के तमाम कारकुनान हजरात, बिलखुसूस जो प्रोड्यूसर साहबान हैं, जनाब कामरान साहब, उनके तमाम रफ़ाकार और बरखुरदार प्यारे से बेटे अहमद साहब, और जनाब मेरे मुअज़्ज़ज़ डॉक्टर साहबान और मेरी प्यारी बेटी माजिदा, अल्लाह आपको सलामत रखे। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अस्सलाम हम सब की तरफ से। अंकल, आपकी बात, आपकी आवाज़ सुन के ना हमें इतनी खुशी होती है ना, आप यकीन जाने। बेटा ये तो आपकी ज़रा नवाजी है। अच्छा, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? हाँ अल्हम्दुलिल्लाह बेटा, अल्लाह का बड़ा करम है, बड़ा अल्लाह का एहसान है। अच्छा, ज़बरदस्त। आज क्या कहना, आज कोई मीठी सी और कोई हमें बात कहना चाहेंगे आप? जी बेटा, मैं सिर्फ ये बात कहूँगा कि कौम जिस इस्तराब से गुजर रही है, ज़ख़ीरा अंदोज़ों को चाहिए, मुनाफा खुरों को चाहिए कि खुदारा डरें अल्लाह से। एक तो अल्लाह ने हमें वैसे पकड़ लिया है और दूसरा हमें आप ना पकड़े। जी। इस कौम को वो हक दे जो इसका हक है। और मैं डॉक्टर साहब को खराज तहसीन पेश करता हूँ कि ये तमाम डॉक्टर साहिबान को और तमाम असाकरी अदारों को
और जो फ्रंट लाइन पे आकर आवाम की खिदमत कर रहे हैं और अपनी जान की परवाह किए बगैर रात दिन अपनी मेहनत में हमतन गोश हैं। जी बिल्कुल, थैंक यू सो मच। आपने कॉल किया हमें। अंकल, आपकी आवाज़ हमेशा हमें मुझे अभी याद हो गई है कि आप हमेशा हर प्रोग्राम में कॉल करते हैं और बहुत ही मज़े की प्यारी प्यारी बातें हमसे शेयर करते हैं। इसी तरह से हमारा प्रोग्राम देखते रहिएगा और प्लीज़ कभी हमारे शो पे आइएगा, आपसे बात करना बहुत ज़रूरी है अभी। तो चलिए जी, हम बात कर रहे थे डाइट के हवाले से कि वहाँ पे जो डाइट है उसका किस तरह से असर पड़ता ज़्यादातर है। वहाँ पे आप भी वहीं के हो, आपने देखा होगा कि ज़्यादातर वहाँ के लोग हैं ना जो नेचुरल चीज़ें उनको पसंद कर लेते हैं। जी तो जो नेचुरल चीज़ें होती है, अल्लाह ताला ने जो भी चीज़ बनाई है बिला वजह नहीं बनाई है। जी और कुदरती जितनी चीज़ें बनी हुई है उनमें फ़ायदा ही फ़ायदा है। कोई भी चीज़ दुनिया में ऐसी नहीं बनाई जो बिल्कुल बेकार में है ना। तो आप जो नेचुरल फ्रूट इस्तेमाल करते हैं, वहाँ की जो नेचुरल सब्जियाँ इस्तेमाल कर लेते हैं, गोश्त, जो दूध वगैरह होता है, तो ये सब आपके इम्यून सिस्टम को बढ़ा देते हैं, जिसका बहुत फ़ायदा होता है। मेरे जैसे जो लोग हैं जो बाहर से खाना खाते रहते हैं दिन भर, और अभी जो है ना क्वारंटाइन की वजह से सब कुछ बंद है, तो मतलब बहुत ही हमारा बुरा हाल हो रहा है। लेकिन अभी हम इस क्वारंटाइन की वजह से बाहर खाने के बजाय हम अंदर खाने लगे हैं, और ये बहुत अच्छी बात है क्वारंटाइन की। तो इसी के साथ ही एक गाना भी हम सुनते हैं, क्योंकि आज खुशगवार मूड है तो गाना हो जाए, बिकॉज डॉक्टर साहब ने भी रिकवर कर लिया कोरोना वायरस, तो सेलिब्रेशन तो बनती है। ठीक है, तो ये गाना सुन लीजिएगा। बैक जी, तो बहुत ही खूबसूरत सा गाना है, और इस गाने के बारे में मैं बताती चलूँ कि ये जो है मेरे एक प्रिंसिपल थे नज़ीर अहमद बुलबुल साहब, जिन्होंने ये गाना लिखा हुआ है, और उनके कुछ स्टूडेंट्स हैं जो कि खैबर से शायद ताल्लुक़ रखते हैं, उन्होंने ये गाना गाया है और बहुत ही खूबसूरत तरीके से गाया। और ऑटम का सीन्स आप तो देख रहे होंगे कि जब ऑटम होती है, जब ख़ज़ां का मौसम होता है मेरे गांव में, तो फिर किस तरह के जो है ना लोग वहाँ पे बसते हैं। तो ये ज़रा आपने देख लिया होगा। साथ में ही जो है ना हम कुछ मैसेजेस रीड आउट करते हैं, क्योंकि बहुत सारे कॉल्स और मैसेजेस आ रहे हैं, और यार कॉल्स तो मैं उठा नहीं सकती। अच्छा जी, चलिए जी हम मैसेजेस पढ़ते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं नूर फ्रॉम पेशावर। आई वांट टू आस्क फ्रॉम डॉक्टर दैट माय टीथ ब्लीडिंग एज वेल एज माय टीथ येलो। ओह अच्छा, ठीक है। ओके जी, आपका टीथ येलो और आपकी टीथ ब्लीडिंग हो रही है। चलिए डॉक्टर साहब से पूछ लेंगे फिर। अच्छा, उसके अलावा जी प्लीज़ रिसीव माय कॉल। सॉरी, यहाँ पे हम रिसीव नहीं कर सकते। और जिसको मदद के लिए जिन्होंने कॉल किया था, मैंने ब्रेक के दौरान कुछ कॉल्स भी ली जिनको हेल्प चाहिए थी, उनके नंबर्स मैं अलग से लूँगी। प्लीज़ आप एक मैसेज ड्रॉप कीजिएगा, और हम आपको कोशिश करेंगे कि जल्द से जल्द कोई ना कोई हेल्प आप तक पहुँचा सकें। और अच्छा, Peace be upon you. My name is Sahib. Greetings from me, Ahmed Sher Bhai. Greetings to the rest of the team. We are sitting in our homes in lockdown. We are praying. Say, dear Allah. Ahmed Sher Bhai makes very beautiful food, and Dr. Salam also praises Salam. Right now I'm watching the program. Sahib, ज़बरदस्त हो गया जी, आपकी खाने की बड़ी तारीफ़ें हो रही हैं जी। तो कैसे चल रहा है यहाँ पे? थैंक यू जी, बहुत बहुत शुक्रिया। और बस तैयार होने वाला है थोड़ी देर में। चिकन पकने के लिए रख दिया है, और दूसरी तरफ पे जो शोरबा है वो अब सर से पूछूंगा, क्योंकि उस वक्त तो वो ऑन एयर नहीं आए थे, तब मैं नहीं पूछ पाया, लेकिन अब जो है वो ज़रूर पूछूंगा। सर, ये जो शोरबा होता है, लिक्विड जितने भी हैं, एक तो वैसे भी हेल्दी होता है, उस साइड पे ज़्यादा खाया जाता है, नॉन स्पाइसी फूड होता है गिलगित बल्तिस्तान में। शायद लोग ज़्यादा खूबसूरत भी इसलिए होते हैं, ज़्यादा स्किन उनकी इसीलिए खूबसूरत होती है कि स्पाइसेस का रेशो बहुत कम होता है। ये इसको जोली कहा जाता है। जोली शिना ज़बान में जोली। अच्छा, कौन सी ज़ुबान में? शिना। ठीक, सही है। शोरबा टाइप्स ना। हाँ। बहुत अच्छा है। चले, अच्छा हमारी ज़बान में से क्या कहते हैं, मैं भी ज़रा देख लूँ। हाँ, ये देख लें, ये देखें। अब शायद आपको कुछ अंदाजा हो कि मैं क्या बना रहा हूँ। अभी भी नहीं एग्जैक्टली मुझे नहीं पता। चलो जी। अच्छा, ये कह रहा है किस तरफ दिखा दो, मैंने कहा चलें दिखा देते हैं। ये देखिए, चलिए ये दिखाइए जी हमें। ये इस तरह। और नाज़रीन, आप हमें कॉल करके बताइएगा कि ये कौन सी डिश है, बिकॉज मुझे नाम याद नहीं आ रहा कि कौन सी डिश है। यार शायद मैं कभी ट्राई नहीं किया हो। दूसरी साइड पे इसका तड़का बना दिया है, ठीक और है। जो हमारे शेफ अहमद शहर है, वो ऐसे डिशेस बनाते हैं कभी कभार कि यार बंदा दंग रह जाता है कि यार ये कौन सी डिश थी। ये जो दाल का सूप है वो लेकिन उस दिन आपने एक सैलेड बनाया था, दैट वाज सुपर्ब। मैं अभी तक उसका टेस्ट मेरे मुंह में है। स्ट्रॉबेरीज थे उसमें। मैंने सोचा था आपसे दोबारा मैं रेसिपी लेके या फिर प्रोग्राम देख के मैं जाके वापस बना लूँ, बिकॉज सैलेड वाज रियली ऑसम। और जो शुलबुत बनाई थी वो भी बड़ी फटसी थी, है ना? शुलबुत जो बनाई। हाँ, इसलिए आपने सारी खा ली थी, दोनों बहन भाइयों ने मिलके। सारी खा ली थी हम। मेरे भाई जो है ना वो अंदर प्रोड्यूसर है, तो वो जो है
यासिर। यस यासिर हमारे साहब। काम कर रहे हैं, तो वो हमारे गिलगित बल्तिस्तान के डिशेस के इतने फ़ैन है कि मतलब मैं क्या बताऊँ, मतलब जो वो भी इतने लिया फैन है हो। ना कि ये नमकीन जो लेके आए सुबह सुबह मुझे कहते हैं ना कि चाय मंगा। तो मैंने आगे से कहा पश्तो में उससे कहा ना, फौरन मैंने से कहा पिका दी, मतलब मीठे नहीं है वो, समझ शायद मीठे है ना, कहता चाय चाय और मीठी लेके आ, मतलब मीठी चाय हो तो और ज़्यादा मज़ा आएगा इसके साथ। लेकिन ये कि बहुत मज़े को इतने नमकीन चीज़ें मीठी चीज़ें तो इधर खाते रहते हैं। चीनी देख के कल भी एक बात हुई थी, मेरा शो था तो उसमें मैंने यही कहा था कि इसमें कोई ऐसी चीज़ नुकसानदेह नहीं है सिवाय चीनी के, जी कि बिल्कुल। चीनी जो है वो वाइट पॉइजन है। ऐसा ही है सर ना, ऐसा ही बिल्कुल कि अगर आप उसका इस्तेमाल करते हैं ज़्यादा तो बेहतर ये है कि कम ही करें तो ज़्यादा बिल्कुल बेहतर ऐसा है। ही। तो इसलिए ये ज़्यादा मज़े के होते हैं। अच्छा मज़े की बात, हमारे जीबी के लोग हैं वो चीनी का मतलब बहुत कम इस्तेमाल करते हैं, लेकिन नमक ज़्यादा पीते हैं, तो नमक ज़्यादा उससे पीते हैं, बीपी ब्लड प्रेशर का ज़्यादा इशू रहता है। नहीं राइट? वो नमक अगर जिनका बीपी ज़्यादा है तो उनके लिए नमक मना है, अच्छा। लेकिन जिनका नॉर्मल है तो वो इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई वैसे मसला मैंने नहीं। जनरल ट्रेंड्स देखा कि यहाँ जो मीठे लोग होते हैं, जो मीठी ज़्यादा चीज़ें खाते हैं, वो होते हैं शिकार जी डायबिटीज़ का हाँ, शिकार होते हैं। डायबिटीज़। और जो ज़्यादा नमक वाले लोग होते हैं वो ब्लड प्रेशर, जो हमारे इलाके में ना मैंने देखा वहाँ पे एक सर्वे टाइप का हो रहा है, तो बीपी के केसेस बहुत ज़्यादा थे। और उसकी जो रीज़न फाइंड की गई कि सबसे पहले जो हम नमक यूज़ करते थे वो जो पत्थर का जो नमक होता है वो हम ज़्यादा यूज़ करते थे, बिल्कुल। तो उसमें कुछ आयोडीन की शायद कमी थी, जिसकी वजह से बहुत सारे ऐसे उस वहाँ के जो लोग हैं उनमें जो है ब्लड प्रेशर की वबा बहुत ज़्यादा थी। लेकिन अभी जो है ना आयोडीन वाली नमक वहाँ पे लेके गए हैं और वो लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उससे जो है ना वो चीज़ कम होती है। ठीक है मैंने डॉक्टर साहब। लेकिन अब इसके बारे में एग्जैक्ट तो मैं नहीं कहूँगा इस जी, वक्त कि जी। आपने कितना ठीक कहा, क्योंकि ये जो नमक या शुगर का ताल्लुक ये इसका ये मतलब नहीं है कोई नमक खाता है ले लेता है या कोई शुगर ले लेता है तो उसको डायबिटीज़ हो या दूसरे को जी, जी। ब्लड प्रेशर हो जाए। बेसिकली इसमें मल्टीपल फैक्टर्स होते जी। हैं। कुछ तो ऐसा होता है इंसान की जेनेटिक टेंडेंसी होती है, अगर किसी के जीन्स में आगे जाके डायबिटीज़ होना है तो उन लोगों की डायबिटीज़ शुगर की वजह से जल्दी आ सकता अच्छा है। सॉरी मैं आपकी बात काट रही, यहाँ पे एक और कॉल आई, ये कॉल लेते हैं उसके बाद कंटिन्यू करते हैं। हेलो अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम। कैसे हैं, कौन बात करे, कहाँ अल्लाह से? का बहुत शुक्र। मैं उमैर सलमान बात कर रहा हूँ कौन कराची बात कर से। रहे? उमैर सलमान बात कर रहा हूँ कराची से। अच्छा उमैर सलमान बात कर रहे कराची से, जी बोलिए। जी, क्या हाल है, कैसी जी। हैं आप, खैरियत से हैं? जी बिल्कुल हम ठीक ठाक अल्लाह है, का आप सुनाएं। शुक्र है, बहुत ज़बरदस्त आपका शो है। मैं आपका शो हर वेडनेसडे को देखता हूँ, बहुत ज़बरदस्त आपका शो है। अच्छा तो और कुछ क्या मैसेज देना चाहेंगे हमें? बस मैं ये कहना चाहूँगा कि आप बहुत ज़बरदस्त काम कर रही हैं इस एज में, बहुत ज़बरदस्त। और डॉक्टर साहब हैं, इनका बहुत बहुत शुक्रिया कि इन्होंने इतनी ज़बरदस्त बात बताई हमें। और अपना बहुत आप लोग सब अपना भी ख्याल रखें। और ये जो खाने पकाते रहते हैं, इनका क्या नाम है? जी जी शैफ अहमद शेर साहब। अच्छा, इनको भी मेरी तरफ से जो है वो सलाम बोलिएगा, इनको भी बोलिएगा अपना ख्याल रखें। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। और आप भी अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। आगे अल्हम्दुलिल्लाह रमज़ान शुरू होने वाला है, तो इसी तरह इंशाल्लाह। प्यार बांटते रहे, इसी तरह कॉल करते हैं। आप भी आए कराची तो हमसे जरूर मुलाकात करिएगा। हम आपके कराची मेहमान मैं इंशाल्लाह आऊँगा बहुत जल्द, जरूर यार, हमसे मैंने कांटेक्ट सुना- करिएगा। कोरोना जब खत्म होगा तो। और कराची में सबसे ज़्यादा कोरोना है, हम कैसे आए कराची बताएं ज़रा। हैं? क्या चीज? कराची में कोरोना सबसे ज़्यादा केसेस कोरोना में काफी कंट्रोल किया है अभी हुकूमत ने, लेकिन यहाँ अभी प्रॉब्लम्स कुछ ना कुछ चल रही हैं। अच्छा कराची के लोग अच्छे होते हैं? मुझे तो नहीं लगता कराची कराची के लोग बहुत जबरदस्त होते हैं और ऑल पाकिस्तान के लोग सारे बहुत अच्छे होते हैं, स्पेशली जीबी और हुंजा के। नहीं बहुत अच्छे होते मैं हैं। मजाक मेरी कर रही बांजी थी। मेरी बांजी की शादी वहीं हुई है और बहुत अच्छे लोग कराची हैं में? माशाल्लाह। हाँ कराची के वहाँ पे पख्तून बहुत ज़्यादा है सारे लोग, इसीलिए मैं कह रहा था कि कराची आऊँगा, क्योंकि बहुत अरसे से वो बुला रही हैं कि आओ आओ, लेकिन जाना नहीं होता। अब ये है कि इंशाल्लाह जब ये कोरोना के हालात ठीक हो जाएंगे तो फिर ज़रूर ट्रैवलिंग फिर करनी चाहिए। जी बिल्कुल, मैं भी अभी रिसेंटली गई थी, लास्ट जो मेरा शो बस हुआ था तो आई वाज इन कराची और बहुत मज़ा आया था। और थैंक यू सो मच कराची से हमारा शो देखने के लिए। और इसी तरह से कॉल करते रहिएगा, हमें अच्छा लगता है जब आप लोग कॉल करते हैं कहीं कहीं दूर दूर सिटीज़ से। और हालांकि शो तो गिलगित बल्तिस्तान से रिलेटेड, और मैंने सोचा था कि सिर्फ जीबी वाले देख रहे होंगे, लेकिन पाकिस्तान के सारे शहर से, और इवन मुझे मैसेजेस आ रहे थे कि अबू धाबी से भी देख रहे हैं। तो थैंक यू सो मच शो देखने का, और हमें फीडबैक भी देते रहिएगा। स्पेशली मुझे मेरी उर्दू पे बहुत ज़्यादा कहा जाता है कि आपकी उर्दू ख़राब है, ठीक नहीं है, ये चीज़ें ठीक कर ले, कि मैं माइंड बिल्कुल नहीं करती।
मैं काम कर रही हूँ अपने उर्दू पे। हम गिलगितियों की उर्दू इतनी अच्छी नहीं होती, बट हम कोशिश करते हैं कि जो है ना अच्छे तरीके से बोला करें, और आप हमें फ़ीडबैक दे सकते हैं, हम टॉपिक्स दे सकते हैं कि हम किस चीज़ों पे बात करें, आप लोग क्या देखना चाहते हैं वो आप हमें हमारे सोशल मीडिया के थ्रू भी बता सकते हैं। K2 TV ऑफिशियल पे भी बता सकते हैं, मेरा जो पेज है MJ फहमी के नाम से उस पर भी बता सकते हैं, और लाइव कॉल करके भी हमें बता सकते हैं। तो वी डोंट माइंड क्रिटिसिज्म की, जो आप क्रिटिसिज्म करते हैं वी डोंट माइंड दैट। सो डॉक्टर साहब और हमें कुछ बताना चाहेंगे? मैं वो बात हो रही थी शुगर और जी, जी। डायबिटीज़ का ना, तो मैं कह रहा था कि इसके मल्टीपल फैक्टर्स है। ये ज़रूरी नहीं है कोई इंसान मीठी चीज़ें खाता है उसको ही शुगर हो जाए। जी इसका जो मेन चीज़ होती है वो जेनेटिक टेंडेंसी होती है कि उसके अंदर आगे जाके शुगर होने की टेंडेंसी होती। अब जिनमें जेनेटिक टेंडेंसी है वो इस तरह की चीज़ें खाने से उनका शुगर अगर उसको होना है, तो अगर फ़र्ज़ करो किसी को 60 साल में होना है तो वो ख्याल नहीं रखता है, अपने वज़न को बढ़ा देता है, तो वो 40 साल की उम्र में आ जाएगा। जी अगर किसी इंसान के अंदर जेनेटिक टेंडेंसी नहीं है, अगर उसको आप मिठाई की दुकान में रखें फिर भी शुगर नहीं होगी। अच्छा तो इसके लिए ये बहुत सारी मिथ्स होती, तो उन पे भी ख्याल। इस वक्त जो शुगर की जो सेकेंडरी कॉजेज़ में सबसे बड़ी वजह है, चाहे शुगर हो, ब्लड प्रेशर हो, कोलेस्ट्रॉल, जो सबसे बड़ी वजह है वो है ओबेसिटी, वज़न का ज़्यादा होना, मोटापा होना। इस वक्त दुनिया में जो डेवलप्ड कंट्रीज़ है उसमें सबसे जो परेशान कुन बात है वो चाइल्डहुड ओबेसिटी है। जी बिल्कुल। इस चाइल्डहुड ओबेसिटी की वजह से शुरू के ज़माने में जो टाइप 2 डायबिटीज़ होती वो तकरीबन देखा जाता था 45 साल की उम्र में, फिर हमारे सामने वो 30 साल, अब वो इवन 20 साल से कम की उम्र में देखा जाता है। वजह क्या है कि हमारे जो लाइफ स्टाइल है वो बिल्कुल तब्दील हो जाए। जी अब आपने देखा ना गिलगित में जो गाँव के लोग है वो कितनी मेहनत करते हैं। एग्जैक्टली पहाड़ों पे वो दिन को चढ़ के सुबह दो जाते दफा हैं, चढ़ते हैं। शाम को आ जाते हैं, पूरा दिन काम कर लेते हैं, जिसकी वजह से वो हेल्दी रहते हैं। जी अब शहरों में क्या हो गया कि एक तो हमारा लाइफ स्टाइल चेंज हो गया कि हम घर तक महदूद होकर रह गए। घर से जब निकलते हैं तो गाड़ी में जाते हैं। बाइक में, गाड़ी में जाते हैं, चलना हमें नसीब ही नहीं होता है। फिर दूसरा ये जो जंक फूड हो गए, जिसकी वजह से आपका ओबेसिटी की शरह तेज़ी से बढ़ रही है। तो इंसान को जब तक नेचुरल तरीक़ों पे नहीं जाएगा दोबारा से, तो ये बीमारी बढ़ती जाएगी, और बीमारी बढ़ती जाएगी क्योंकि हम तो वैसे भी गरीब मुल्क हैं। हमें इन चीज़ों का बहुत ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि जब ये बीमारी एक आ जाएगी तो उसके साथ दूसरी, दूसरी के साथ तीसरी, फिर ये हमारे काबू में लेकिन नहीं डॉक्टर साहब रहता। इसमें मज़े की बात है कि कुछ लोग कहते हैं कि पाकिस्तानियों को ना कुछ नहीं होने वाला, ये इतने इम्यून इनके स्ट्रॉन्ग है, मतलब इतनी रफ़ और टफ लाइफस्टाइल इनकी है, मतलब जो हम नहीं, जो शहरों में नहीं, जो अर्बन एरियाज़ में, रूरल एरियाज़ में रहते हैं, तो काफ़ी लोगों का कहना ये है कि मतलब इनको तो कुछ होगा ही नहीं। स्पेशली जो पख्तून भाई है उनके बारे में ज़्यादातर ऐसे ख्याल आते हैं कि ये तो बहुत रफ़ टफ स्टाइल इनके। हाँ मैंने सुना कि जब बच्चा पैदा होता है तो इनको ज़रा मतलब फुल टाइम, हम तो बहुत केयर करते हैं ना, प्यार से रखो सारा कुछ, लेकिन मैंने सुना ये बहुत रफ़ टफ ट्रेनिंग कराते हैं जब बच्चे होते हैं घर में। नहीं यार, नहीं होता कुछ भी नहीं, मैंने तो नहीं देखा, मैंने कभी सुना है। हो सकता है कहीं दूर पर ऐसे गांव हो जहाँ पे ऐसा हो, क्योंकि कहते हैं ना कि ये जो जानवर होते हैं उनको भी अपनी औलाद प्यारी होती है, और जो पागल होते हैं उनको औलाद सही कर देती है। तो औलाद एक ऐसी चीज़ है कि उसको बहुत ज़्यादा केयर करते हैं, बहुत ज़्यादा। नहीं केयर तो करते हैं, लेकिन उसकी ट्रेनिंग जो होती है, मैंने सुना उसकी जो ग्रूमिंग होती है कि कुछ तो होते हैं ना कि हम बिल्कुल ही सर पे चढ़ा के ना किसी चीज़ को टच करें, ना किसी चीज़ को जो कि बड़े होकर जो कि वीक हो जाते हैं। मेरे नहीं है, मुझे नहीं पता। अच्छा, मुझे नहीं पता कि ऐसे कैसे करते हैं, किस तरीके से, लेकिन ये जो देखा है मैंने अपने, जैसे भी थोड़ी देर पहले बात की, बहनों के बच्चे हैं, भाइयों के हैं, तो वो तो बहुत ज़्यादा ख्याल रखते हैं। वो तो अगर हमारे आपस में बहन भाइयों की कभी लड़ाई नहीं होती, लेकिन अगर उनके बच्चों को कुछ कह दिया आपने, तो फिर लड़ाई ज़रूर होती। तो ऐसा नहीं। अच्छा, लेकिन इसी स्टेज पे हम ऐसा करते हैं कि हम शामिल करते हैं, ये देखिए जो हमने जोली बनाया शोरबा, उसके लिए नान ये पीसीज में काटे हुए, ठीक है, जैसे कि आप खूबसूरत सी चीज़ें लेके आई हैं, तो ऐसे ही पीसेज में कटे हुए जो नान है वो हम इसमें शामिल करते हैं, ठीक है, और इसको थोड़ी देर के लिए पकाएंगे, ये और सॉफ्ट हो जाएंगे और ये बहुत मज़े का। इस डिश का क्या नाम था? वो जूली, वो शोरबा, ये जिस तरह हम लोग बनाते हैं ना, ये खैबर पख्तूनख्वा में बनता है पेंडा टाइप, लेकिन पेंडा में ये होता है कि उसमें चिकन होता है, जिसमें किसी में भी आप बना सकते हैं, लेंटिल सूप्स में या किसी भी वेजिटेबल सूप्स में, ये आप उसमें बना के, तो आप इसको बहुत मज़ा आता है रियली। और
लेकिन अब बदकिस्मती से कि जब वहाँ पे मैंने पहली दफ़ा ट्राई किया था तो मुझे लगा था शायद इतने मज़े का ना हो। एप्रिकॉट ऑयल से इसका जायका और अच्छा होता है, उससे सिग्नेचर वो है ना चीज़ है कि आप उसमें शामिल करते हैं तो ऐसा हो जाता है। दूसरी तरफ देखें कि चिकन भी ये बिल्कुल वेल डन है कम्प्लीटली, बस इसको भी अब उतारने के हैं कि ये डन हो गया है। तो इसको एंड में इसको सब्ज़ मिर्च मैंने भी शामिल की है और सब्ज़ प्याज से इसकी गार्निशिंग होगी। ज़बरदस्त हो गया जी। चलिए जी, हम शिना में फिर डॉक्टर साहब से एक मैसेज सुनते हैं। जो गिलगित बल्तिस्तान के जो लोग हैं जो मोस्टली जो है शिना बोलते हैं, कॉमन लैंग्वेज वहाँ का शिना है, तो शिना में उन सबको एक दफ़ा अच्छे से पैगाम दीजिएगा कि किस तरह से अपना ख्याल रखना है और आप किस चीज़ से होके गुजरे हैं और आपका क्या एक्सपीरियंस रहा। मैं गिलित शकर ज़ारो सही कह रहे पैगाम यानी वक्त हुकूमत से यानी वबा जो कोरोना वायरस से जो बचा होने कारी कोई एहतियाती तदाबीर रजी आसी सख्ती के अमल थोकन अनु वक्त दंग अनि बीमारी कारी कोई दवा नुश ना कोई वैक्सीन की सिर्फ वाहिद इलाज अनि हन की अको अनि जो बचत होके कारी कुछ जो बेहतर तरीका अनि हन कि वक्त हुकूमत से चेक एहतियाती तदाबीर रजी आसमाई सख्ती के अमल थोकन अनिसमें अमल थी तो अनि बीमारी जो बे बचत बोनस अगर अमल नहीं थी तो अनि अदई वबा खन एक मनु जो मुत फैला गई तो मुठोड़ कचाक लाई फैला बिल हो अचाक बचत बोनो चांस कमन तो कचाक वक्त हुकूमत से सोट रजी आसमाई सख्ती के अमल छा इंशाल्लाह अनि वबा जो बे पूरे यो बचत बोनो कोशिश तो ज़बरदस्त हो गया जी। तो एक और पैगाम मैं शामिल करना चाहूँगी। 2 दिन पहले मैं हॉस्पिटल गई थी ब्लड बैंक, किसी कैंसर पेशेंट को जो है ना ब्लड चाहिए था, तो आई वाज देयर। तो मुझे पता चला कि ऐसे बहुत सारे अभी केसेस की वजह से ना, कोरोना की वजह से बहुत सारे लोग ब्लड नहीं देने जा रहे हैं, मतलब इतना ज़्यादा रुझान नहीं है। थैलेसीमिया के बच्चों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, ब्लड की ज़रूरत है। तो जिसको भी अल्लाह ताला ने इतनी क़ुव्वत दी है तो प्लीज़ आप जाइएगा और ब्लड ज़रूर डोनेट कीजिएगा, बिकॉज़ ये भी एक बहुत बड़ा सवाब है और ये आपकी हेल्थ के लिए भी सही होता है कि जब आप ब्लड डोनेट करते हो तो आपके अंदर की जो है ग्रोथ वापस से हो जाती है आपकी ब्लड की, और हमें देना चाहिए। बहुत सारे लोगों को मैंने देखा कि बहुत सारे रिलक्टेंट होते हैं कि नहीं ब्लड नहीं देना, बस वो कोई और बीमारी हमें डाल देंगे, लेकिन ऐसा नहीं करना बिल्कुल भी। हम लड़कियां दे सकती हैं तो मतलब आप क्यों नहीं दे सकती? इवन दो मैं हॉस्पिटल गई तो सारे डॉक्टर्स और उन्होंने कहा कि नहीं भाई आप नहीं दे सकते, मर्दों को बुलाएं। मैंने कहा यार ऐसे तो नहीं हो सकता, मतलब सारा कुछ चेक कराया एंड देन ब्लड दिया। तो इट वाज रियली गुड कि मतलब इस डरने के बजाय कि यार आप कुछ और आपको बीमारी हो जाएगी, अल्लाह पे बिलीव रखें और आप खुद जाकर जो है ना ब्लड शेड डोनेट कीजिएगा, ये बहुत अच्छा कोर्स है। उसके अलावा जी कोई मैसेज आप और देना चाहेंगे हमारी ऑडियंस को? बस यही मैसेज है कि इंसान को अल्लाह ताला ने ऐसे नहीं बनाया कि ये इंतहाई एक प्रीशियस चीज़ है कि इसका नेमुल बदल कोई चीज़ नहीं है। एक मतलब जो इंसान जाए तो पूरी दुनिया मिल जाए तो उसको वापस नहीं ला सकती। तो जब तक अल्लाह ने इसको हयात दी है कि अपनी ज़ात को अपनी ज़ात तक या अपने घर तक महदूद नहीं रखना चाहे, इसको इंसानियत की फ़लाह के लिए दूसरों की मदद के लिए काम करना चाहे। क्योंकि अब आप इस वक्त देखें, हमने जितनी डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं उन्होंने अपनी ज़ात तक, अपने मुल्क तक अपने आप को महदूद रखा और हमारी जो तरजीहात थी वो एटम बम बनाने में, मिज़ाइल बनाने में, एक मुल्क को दूसरे से सबकर ले जाने में अपना सारा पैसा खर्च करते रहे जी। जिसका नतीजा ये हुआ कि हमने हेल्थ सेक्टर पर वो तवज्जो नहीं दी जो हमें देनी चाहिए थी, जो इंसानियत की बका का भी मसला है और इंसानियत की फलाह का भी मसला है, जिसकी वजह से इस वक्त पूरी दुनिया बेबस है। हालांकि उनके पास इतने छोटे से ड्रोन हैं बिल्कुल मामूली साइज़ के, वो किसी को उसके घर में जाके भी हिट कर सकता है। हमने इतनी उसमें तरक्की की, अब उस ड्रोन को बनाने के पीछे आप देखें तो कितने डॉलर्स का खर्चा है, लेकिन हमने हेल्थ में इस तरह के काम नहीं किए। हमने ऐसी लेबॉर्ट्रीज़ को इस्टेब्लिश नहीं किया कि इस तरह की वबा है, हमने ऐसे सिस्टम को, हमने अपने फ्रंट लाइनर को नहीं किया, जिसकी वजह से अभी इस वक्त पूरी दुनिया बेबस हो चुकी है। तो मेरा पैगाम ये है कि हमें अपनी ज़ात से बाहर निकल के इंसानियत के लिए, इंसानियत की फलाह के लिए काम करना चाहिए। ज़बरदस्त हो गया जी, बहुत ही खूबसूरत मैसेज इन्होंने दिया हमें कि जो है ना मतलब आप
आप सिर्फ जो अभी तक जो वेपन्स पे पैसा लग रहा था, जो बहुत सारी कंट्रीज़ एक दूसरे को नीचा दिखाने में पैसा लगा रहे थे, अभी वो पैसा जो है हेल्थ की तरफ जाएगा इंशाल्लाह। कोरोना के बाद कि लोगों को ज़रा होश आना शुरू हो गया है कि हेल्थ भी बहुत बड़ी एक सेक्टर है जहाँ पे ज़रूरत है। साइंस में जाके हमने रिसर्चेस करना है, ना कि हमने गन्स उठा के एक दूसरे को मारना है। और इसके अलावा एजुकेशन में भी बहुत ज़्यादा लगाने इन्वेस्ट करने की ज़रूरत है गवर्नमेंट को और दूसरे जो भी इदारे हैं, क्योंकि एजुकेशन ही से जो है ना बंदा इसेबल हो जाता है कि वो आगे जा सके। तो आज हमने बहुत मज़े का वो डिश बनाए, यहाँ पे 2 डिशेस बनाए जो कि अभी सर्व हो रही है। और साथ में जो है ना डॉक्टर साहब से हमें मिले, बहुत ज़्यादा हमें प्राउड फील हो रहा, बहुत ज़्यादा फ़ख्र महसूस करते हैं हम कि हमारे जीबी से डॉक्टर है। हालांकि एकदम हमारे डॉक्टर जो है डॉक्टर उसामा वो शहीद हुए थे इस कोरोना की जो फ्रंट लाइन वर्कर्स थे, और डॉक्टर साहब ने रिकवर करके माशाल्लाह से हमारे साथ आज बैठे हुए हैं। और हमें उम्मीद है कि बहुत जल्द से जल्द जो है ना हमारे जो ये वबा है ये ख़त्म हो जाएगी और हम सब लोग जो है सेहतमंद सेहतयाब वापस निकलेंगे, अल्लाह का शुक्र अदा करेंगे और बहुत सारे अपने कामों पे लग जाएंगे। तो इसी के साथ ही एंड पे एक सॉन्ग सुनते हैं और फिर आप लोगों से खुदा हाफिज़ कहते हैं। और साथ में ये भी है कि अभी रमज़ान के बाद हमारी मुलाकात होगी, तो रमज़ान में मेरी तो छुट्टियाँ होंगी, तो आप जो है ना K2 टेलीविज़न देखते रहिएगा। तो और उसके अलावा इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। और जो है ना हमारे डिश भी तैयार है, डिश ज़रा हमें दिखा दें। कंप्लीट डन है ये। कंप्लीट डन हो हाँ गया जी, जी। दोनों डिशेस जो है वो रेडी हैं और ट्राई कीजिएगा, यकीनन आपको बहुत जी जी बिल्कुल, प्रोग्राम के बाद हम ट्राई करते हैं, हम ज़रूर ऑन एयर ट्राई नहीं कीजिएगा। करते चलिए जी, बहुत सारा अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग द शो। और एंड में आपके लिए जो है ट्रीट है, एक गाने का, बहुत ही मज़े का गाना है, आप सुन लीजिएगा। खुदा हाफिज़।